सभी वृद्धजनों को मेरा नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मनोज स्वराज जी का ये मुख्य संदेश है, ये प्रमुख संदेश है, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। और ये संदेश इसलिए है कि मैं आपसे बात करता हूँ और लगातार बात करने के साथ साथ मैं पेंशनर की लड़ाई लगातार लड़ रहा हूँ। इस लड़ाई में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। सबसे पहले आपसे एक रिश्ता कायम हुआ। कुछ लोगों ने कहा ये खून का रिश्ता नहीं है, ये प्रेम का रिश्ता है। तो ये हाँ, एक प्रेम का रिश्ता तो है ही, एक लगाव तो है ही, एक आपके और मेरे बीच में एक अनकहा बॉन्ड है, एक ऐसा बॉन्ड है जिससे हम और आप जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपकी जो तकलीफ है, आपकी जो परेशानी है, आपकी जो हक अधिकार है, वो मुझे अपील करता है कि मैं आपकी बात उठाऊं। और आपने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, मुझे बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचाया है, मुझे सर आंखों पर बिठाया है और मेरी बात मानी और मुझे सहयोग किया है। और जाने अनजाने में आपने मुझे वो पद दे दिया, जैसे कहते हैं ना, लीडरशिप विदाउट टाइटल, कि आपने मुझे वो स्थान दिया है जो किसी के दिल में पाने के लिए लोग तरसते हैं, और मैंने वो स्थान आपके दिलों में बनाया है। अपनी एक पहचान बनाई है, अपनी एक जगह बनाई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, गलत भी बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं इससे। तो वही लोग हैं जो पॉलिटिकली या तो चिढ़ते हैं या उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ज़्यादा पॉपुलर हुआ या मैंने जो बात कही लोगों को ज़्यादा समझ में आई तो उनको मुश्किल होगी। उनकी जो व्यवस्था है, उनका जो सिस्टम बना हुआ है, उनकी जो लीडरशिप है, उस पर कहीं प्रहार ना हो जाए, या उनका जो नेता है वो कहीं पीछे ना छूट जाए। तो मेरा तो यही संदेश है कि नेता कोई भी हो, ये मुद्दा पीछे नहीं छूटना चाहिए। तरीका कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, लेकिन अंतिम मंजिल वही है कि EPS 95 के पेंशनर को उनका हक और अधिकार सम्मान मिलना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग हैं, अब तो मैं काफ़ी ग्रुपों से मेरी जान पहचान हुई। पहले तो मैं जानता था कि एक दो ही ग्रुप हैं, 2 ग्रुपों को पहले मैं जानता था, बड़े बड़े जो ग्रुप थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं इंडिविजुअल लेवल। अच्छा, वो भी मुझे देख रहे हैं और उन्होंने भी मेरे काम को सराहा है, मुझे बल मिला है, उनका नैतिक बल दिया है उन्होंने, और मुझे फ़ोन कर कर कहते हैं कि हाँ, आप कुछ कर सकते हो। अब स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है आज। कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। कल का दिन बहुत क्रूशियल भी है, और कल के दिन के लिए हमने बोला था कि कल तक अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले से अनाउंसमेंट कर देते हैं, हमें तो उम्मीद रहेगी कि लाल किले से कुछ ना कुछ बोलेंगे, पेंशनर्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छी बात बोलेंगे। देखते हैं कि कल क्या प्रधानमंत्री बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हमने काम शुरू भी कर दिया था अपना। हमने 11 लाख की चेतावनी जो दी थी, इतनी सक्सेसफुल हुई, वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि लोगों ने धड़ाधड़ PMO को चिट्ठियां भेजी। अब तक लोग मुझसे फॉर्म मांग रहे हैं। यहाँ तक कि हमने 15 दिन पहले लगभग कह दिया था कि 31 जुलाई को शायद बोला था कि अब नहीं भेजनी है चिट्ठी, लेकिन लोग मांग रहे हैं, कह रहे हैं हम भी भेजेंगे। तो फिर मैं उनको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे जो फॉर्म है। फॉर्म के साथ साथ लोगों की, पहले तो कुछ लोगों को रिप्लाई मिला था, लेकिन अब रिप्लाई मिलना, जब कुछ लोगों को नहीं मिला तो लोगों को मैंने एक नंबर दिया था PMO का। लोगों ने उस नंबर पे फ़ोन करके पूछा तो PMO के अफसरों के हाथ पैर फूल गए। अब उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। वो यही कह रहे हैं, नहीं जी आपके काम हो रहा है, आपको जल्दी ही जवाब दिया जाएगा, आपकी कंप्लेंट को संज्ञान में लिया जाएगा, आपकी शिकायत दर्ज कर दी जाएगी, आप अपना नाम बताइए, आप अपनी चिट्ठी की संख्या बताइए। इसीलिए मैंने कहा था कि डाक के जरिए आप चिट्ठी भेजिए। डाक के जरिए जो भी चिट्ठी होती है वो रजिस्टर्ड होती है, उस पर आपने टैक्स भी सरकार को पे किया होता है, और सरकार को एक पोस्ट ऑफिस के जरिए कुछ ना कुछ आप अमाउंट देते हैं। तो वो जो पत्र जाता है उसकी अलग वैल्यू होती है। 11 लाख की चेतावनी बहुत ही लोगों में पॉपुलर हुई और इसने कुछ काम भी किया है। मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है वो अलग विषय है, कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को प्रधानमंत्री जी ने खुद कुछ चिट्ठियों को पढ़ा है, और पढ़ने के बाद उनको भी समझ में आया है कि ये हो क्या रहा है। तो वो देखो,
जो लीडर होता है, जो टॉप लीडर होता है, उसको नौकरशाह चलाते हैं। ये ईपीएफओ के नौकरशाह ये चलाते हैं। वो प्रधानमंत्री है, उनको क्या ही पता होगा, पता भी होगा तो बहुत कम, जितना अफसर बताएंगे उतना पता होगा। अफसर ने कह दिया जी 1000 रुपया दे दिया, तो उनको तो लगता होगा 1000 रुपया दे दिया, क्योंकि रिप्लाई तो अफसर ही बनाते हैं। अफसर अब फंस गए हैं, उनको सांप और छछूदर जैसी स्थिति हो गई है कि ना तो उगलते बनता है ना निगलते बनता है। तो अफसर परेशान है कि अब जवाब दे तो दे क्या, तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। कुछ लोगों को रीडायरेक्ट कर रहे हैं, ईपीएफओ में भेज रहे हैं कुछ की चिट्ठियां, कुछ की क्लोज कर रहे हैं। मतलब अंतोतगत्वा यही है कि वो फंस चुके हैं बुरी तरीके से, क्योंकि इस बात पे उनका सीधा सीधा झूठ पकड़ा गया है कि 10 साल से झूठ चल रहा था कि हमने 1000 मिनिमम पेंशन कर दी, वो उसका पर्दाफाश हो गया है। अब रहा कि भाई अब हम आगे क्या करें, क्योंकि 1 या 2-3 तारीख को मैंने इसी महीने की मैंने ये कहा था कि 15 तारीख तक हम लोग देखेंगे, और 15 तारीख तक अगर सरकार कुछ करती है तो ठीक है, वरना हम अपना रास्ता तय करेंगे। और वो रास्ता होगा 51 लाख का तमाचा। 51 लाख का तमाचा की बात जब हम कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कम से कम 1 करोड़ लोगों को हमें जोड़ना है। फिर हमने एक मैसेज दिया पूरे देश के अंदर कि भाई आप कहाँ से हो वो रखो, लिखो, व्हाट्सएप पे लिखो। तो लोगों ने लिखा, अलग अलग प्रांतों से लोगों ने लिखा, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने महाराष्ट्र लिखा कि वो महाराष्ट्र से देखते हैं मुझे। तो फिर हम लोगों ने एक तय किया कि क्यों ना महाराष्ट्र में अब अपना हाथ आजमाया जाए, और महाराष्ट्र चुनाव में, जैसे दिल्ली चुनाव में हम उतनी सख्ती से नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा किया दिल्ली चुनाव के अंदर। तो हमने सोचा क्यों ना महाराष्ट्र चुनाव में भी हमें जाना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के माध्यम से मैंने पूछा था कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं चुनाव लड़ने के लिए, पेंशनर हो, खासकर पेंशनर या पेंशनर मुद्दे से जुड़े हुए जो लोग हैं या उनके लीडर्स हैं, हमें संपर्क करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, और हम उनका प्रचार करेंगे। तो ये मोटी बात हुई थी। कई लोगों ने मुझे अपना नेम, एड्रेस वगैरह भेजा है व्हाट्सएप पे, लेकिन अभी भी वो क्लियर नहीं हो पाए हैं कि, मतलब मुझे क्लियर नहीं हो पाया है कि वो चुनाव लड़ने के लिए ही तैयार है कि नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए क्या तरीका होता है। अब ये चुनाव लड़ना ही क्यों है? देखो, मैंने पहले भी कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। बहुत सारे लोग अब आपके मुद्दे को उठाने लगे हैं, जो एमपी हैं, कोई पॉलिटिकल छोटी मोटी पार्टियां हैं, मुझे पार्टियां फोन कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, कई पार्टियों ने मुझे फोन किया, छोटी पार्टियों ने, कि भाई मनोज जी आप हमारे साथ हो जाइए और हम कैंडिडेट खड़े करते हैं, और आप ना हमारी पार्टी के जरिए अपने कैंडिडेट को लड़ाइए। तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, भैया हम सब पार्टियों से तंग आ चुके हैं। कोई मनोज के कंधे पर रख के बंदूक चलाए या पेंशनर के कंधे पर रख के बंदूक चलाए, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। अब हम किसी पार्टी के पीछे, हमारी अपनी पार्टी तो है नहीं कोई पेंशनर की, अगर हमारी अपनी पार्टी होती तो बात अलग थी। हमारे लिए सब पार्टियां बराबर, और जो पार्टी का व्यक्ति होता है वो जनता का नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो जिससे टिकट लाता है उसी की बात करता है। वो मोदी जी को अगर हेमा मालिनी जी को अगर मोदी जी से टिकट मिलती है तो हेमा मालिनी जी पेंशनर की बात बाद में सुनेंगी, पहले मोदी जी की बात सुनेंगी, और जो मोदी जी कहेंगे वही होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। जितने एमपी अभी आ रहे हैं, मंचों पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पेंशनर की बात उठाएंगे, वो सिर्फ जनता का वोट लेने के लिए उनकी बात कर रहे हैं। बाकी वो ऑर्डर तो मानेंगे अपने आका का ही, जो उनको टिकट देता है। तो ऐसे एमपी से मुझे और आपको कोई उम्मीद होनी नहीं चाहिए। अगर कोई एमपी, कहते हैं ना, किसी एमपी की बात का कोई भरोसा नहीं है, जब प्रधानमंत्री की बात का भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा ओहदा है इस देश का, सबसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की गारंटी, मोदी की गारंटी होती थी ना, मोदी की गारंटी है, गारंटी होने की गारंटी। तो मोदी ने 2 बार गारंटी दी कि भाई ईपीएस पेंशनर्स का काम करेंगे, लेकिन नहीं किया ना। तो जब मोदी की गारंटी नहीं चल रही, तो ये जो टटपुजिए या छोटे मोटे एमपी आ जाते हैं, ये कह रहे हैं कि हम कर देंगे, हमें जिता दो, तो भैया इनसे ना हो पाएगा तो होगा किससे? देखो, दूसरों के कंधों पे बंदूक चलाना छोड़ना पड़ेगा हमें। मैं बार बार पेंशनर से यही कहता हूँ कि अब हमें अपने अंदर से ही लोग निकालने होंगे जो हमारी बात करें।
अगर हम पॉलिटिकली अपनी शक्ति को दिखाने में कामयाब हो गए, जैसा पिछली बार कोशिश करी थी तो आधी कामयाबी लगी थी, पूरी कामयाबी नहीं लगी। मैं बता दूं आपको कि मैं अकेला चुनाव में था और कोई मेरे पास ना धन बल था ना बाहुबल था, सिर्फ पेंशनर का आशीर्वाद था। और 21 लोगों में 5वां नंबर था मेरा लोकसभा के चुनाव में। उस समय ना इतनी ज्यादा पहचान थी, ना इतना ज्यादा इस मुद्दे से लोग मुझे जानते थे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर महाराष्ट्र में गए, हम चुनाव के अंदर गए और हमने अपने पूरे कैंडिडेट खड़े किए ज्यादा से ज्यादा, तो हमें कुछ सीटें मिलेंगी और फिर घोड़े की लगाम हमारे हाथ में होगी, पेंशनर के हाथ में होगी। फिर जैसे चाहे, जिस दिशा में चाहे उस दिशा में हम उस घोड़े को मोड़ सकते हैं। कल स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले तो मैं सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि कल का इंतजार और करिए, देखिए कि प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे फोन भी कर रहे हैं कि मनोज जी 15 तारीख को आपने कहा था, 15 तारीख तक कहा था। भाई मैंने 15 तारीख तक कहा था, लेकिन मैंने ये भी कहा था तो मुझे उम्मीद नहीं है कि 15 तारीख तक भी मोदी जी कुछ करेंगे। इसीलिए हमने 51 लाख का तमाचा शुरू कर दिया था और हमने वो 15 दिन वेस्ट नहीं किए इंतजार में कि मोदी जी कल करेंगे या 15 तारीख को कुछ करेंगे। हमने अपने अगले कदम की तैयारी कर दी, क्योंकि हम तारीख देकर रोकने वाले नहीं है। हमें पता, इनके बात का भरोसा नहीं है, नेताओं की बात का, कि ये देंगे या नहीं देंगे। इसलिए हमें लड़कर राजनीति में वो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ना कॉन्सेप्ट, वो अपनानी पड़ेगी और हमें पेंशनर को बिठाना पड़ेगा। अब आपसे मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ आप समझ नहीं पाए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, या मैं नहीं समझ पाया कि आप क्या चाहते हो। तो इसलिए मैं फिर से आज पूछना चाहता हूँ, सीधा सीधा सवाल है, आपको उत्तर देना है कमेंट में, ठीक है? क्या हमें महाराष्ट्र फतेह करना चाहिए, हाँ या ना, यस और नो? अगर हमें महाराष्ट्र चुनाव में महाराष्ट्र को फतेह करना है तो आप सबको यस लिखना है कमेंट में। यस लिख देंगे तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ बीच में, मुझे ऐसा असमंजस की स्थिति आ गई, मुझे लगा कि शायद लोग समझ नहीं पाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं फिर पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप मेरे, और मैंने ये भी कहा था कि मैं आऊंगा महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए। 2-2.5 महीने का समय मुझे लगता है लगभग रहेगा चुनाव में अब से। तो जैसे ही भी प्लानिंग हो जाएगी, अगर हम अभी से प्लानिंग करेंगे और प्रॉपर तरीके से एक एक सीट की प्लानिंग करेंगे, मीडिया मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो हम अपने कुछ साथियों को जिता के लाएंगे। वो साथी अगर हमारे जीत गए तो उनके हाथ में लगाम होगी, क्योंकि ये आपकी महाराष्ट्र में जो भी सरकार बननी है, टूटी फूटी सरकार बननी है। यहाँ 30 पार्टियां 40 पार्टियां जोर अजमा रही हैं, अलग अलग पार्टियां छोटी बड़ी मिलाकर। और इस समय बड़ा ही अच्छा मौका है कि हम पेंशन के मुद्दे पे अपने कुछ एमएलए जिता सकते हैं। और वो एमएलए अगर हमने जिता लिए तो ये लाडली भैया लाडली बहना पता नहीं क्या क्या योजना चला रहे हैं ना, वो एमएलए हमारे इनको सीधा सीधा कह देंगे कि भैया पहले ये वाली योजना मोदी जी पे दबाव डाल के करवा दो, EPS 95 की योजना, और बुजुर्गों की पेंशन के लिए कुछ काम करो, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार से हजारों करोड़ रुपया ले लिया अपने राज्य के लिए। किस लिए? क्योंकि उनकी राज्य में सरकार थी और उनको उसका सहारा चाहिए था। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि पेंशनर ने यहाँ पर अपनी दखलंदाजी कर दी महाराष्ट्र की सरकार में और अपना कुछ लोगों को जोड़कर मजबूती से पेंशनर ने कुछ अपना खूंटा गाड़ दिया, तो मोदी जी कहेंगे भैया हमारे से बोलो क्या चाहते हो। तब हम कहेंगे भैया हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ पेंशनर की बात को पूरा कर दो, जो भी सरकार में हो। पता नहीं कल को ये सरकार गिर जाए, ये भी नहीं पता, विपक्ष की सरकार बन जाए, कोई भी सरकार हो, लेकिन हम इतने ताकतवर होने चाहिए, पेंशनर इतने ताकतवर होने चाहिए कि वो बार्गेनिंग कर सकें, वो पेंशनर को उनका हक दिलवा सकें, सत्ता में भागीदारी कर सत्ता में दबाव में डालकर, सत्ता के अंदर सरकार के ऊपर दबाव बनाकर। और ये सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है जब हम एकजुट होकर महाराष्ट्र फतेह करें। तो अगर
आपको ये योजना ठीक लगती है कि महाराष्ट्र में हमें फिर से हाथ आजमाना चाहिए? देखिए, गिरता है शहसवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरे, वो कुफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो कहने का मतलब है, अगर घुटनों के बल चलोगे, डरते डरते रहोगे, मांगते रहोगे, तो ना तो गिरोगे, ना चोट लगेगी और ना ही कुछ मिलेगा। तो अगर आपको योद्धा बनना है, वीर बनना है, तो बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे और सामने आकर टक्कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग तो वही भाषा जानते हैं, युद्ध की भाषा। ये प्रेम की भाषा नहीं जानते, याचना की भाषा नहीं जानते, प्रार्थना की भाषा नहीं जानते, ये सिर्फ युद्ध की भाषा जानते हैं। और लोकतंत्र में युद्ध का एक ही तरीका है, चुनाव। और चुनाव के अंदर इनको जो प्रेशर पड़ता है, उससे इनकी समझ में आता है कि यार ये खेल बिगाड़ देंगे, ये पेंशनर खेल बिगाड़ देंगे। तो महाराष्ट्र में खेला करना है। महाराष्ट्र में अगर आप चाहते हैं कि खेला हो जाए, खेल हो जाए और पेंशनर आ जाएं ताकत में, कुछ ना कुछ आ जाएं, तो कम से कम आपको ये लिखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र फतेह करना है, तो यस लिखना पड़ेगा। तो फिर मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कमेंट में आप मुझे यस लिखेंगे अगर महाराष्ट्र फतेह करना है, आप इससे सहमत हैं। ठीक है, अगर आपने कमेंट में यस लिख दिया तो यस लिखना ही काफी नहीं है, उसके बाद आपको काम भी करना होगा। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको बताना होगा कि भैया अमुक विधानसभा में ये आदमी मजबूत है, उसको आपको समर्थन देना है, उसको आपको आगे बढ़ाना। तो ऐसे इंसान ढूंढने हैं। अब आप सबको ढूंढने में लग जाओ कि अब पेंशनर में भी कोई लीडर तो होंगे ही छोटे मोटे, ऐसा तो नहीं है पेंशनर में कोई ग्रुप चला रहा होगा, कोई कुछ चला रहा होगा। जो पेंशनर की बात उठा रहे हैं, आपकी नज़र में लोकल लीडरशिप ढूंढनी है हर विधानसभा में, और उस आदमी को मजबूत करना है। जो लोकल लीडर है वो शायद अपने मुंह से ना कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उसे पता है कि सब, वो अपने मुंह से कहेगा तो सब छोड़ के भाग जाएंगे। हम सबको इकट्ठा होके उसे खड़े कर देना है। थोड़ा वो ताकत लगाएगा, थोड़ी हम ताकत लगाएंगे, थोड़ी आप ताकत लगाएंगे, थोड़ी मैं ताकत लगाऊंगा, और ऐसे लोगों को खड़ा करके उनको जिता के लाना है। यही योजना है और यही तरीका है। सबसे शरीफ आदमी जो होता है वो कभी नहीं कहता कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और सबसे जो गलत आदमी होता है वो सब टिकटें मांगने जाता है, ये मांगने जाता है, वहां मांगने जाता है। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है और हमें उनको कहना है तुम चुनाव लड़ो। वो कभी जो जो मक्कार आदमी होता है, जो चालू आदमी होता है, वो कभी जनता से नहीं पूछता कि मैं चुनाव लड़ूं। वो सीधा सीधा जाके कूद जाता है मैदान के अंदर और फिर जनता से कहता है मेरा समर्थन करो। लेकिन जो सचमुच लायक आदमी होता है वो एक बार जनता से पूछता है कि आप मेरा साथ दोगे तो मैं जाऊं। तो वो व्यक्ति पूछ भी नहीं रहा है, तो हमें उससे ढूंढना है और ढूंढ के हमें उससे कहना है कि भाई आप हमारा नेतृत्व करो। जब आप हमारा सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व कर सकते हो तो क्यों नहीं राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व करो। और ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाला, जितने भी निकल जाएं, 280-82 निकल जाएं तो और अच्छी बात है, 200 निकल जाएं, 100 निकल जाएं, अगर 50 भी निकल जाएं तो उन 50 के लिए हम जान लगा देंगे। लेकिन मैं तो चाहता हूँ सब सीटों पे हम लड़ें, क्योंकि पेंशनर तो हर जगह है। और अलग अलग प्रांतों से जो लोग हैं, जैसे यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कर्नाटक से हैं, जो भी प्रांत हैं देश के अंदर, उन प्रांतों से लोग हैं, उन सबको महाराष्ट्र विजय में अपना योगदान देना है। मैं बताऊंगा क्या क्या करना है उनको। वही सोशल मीडिया का हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए बात फैलानी है, लोगों तक बात पहुंचानी है। लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि महाराष्ट्र फतेह करने के लिए प्लानिंग चल रही है, लोग बात कर रहे हैं और मैंने कॉल दी है आपको। और मुझे ऐसे पूरे देश के, आप पूरे देश में कहीं भी हो, मुझे ऐसे लोग ढूंढ के दे दो महाराष्ट्र के अंदर, जो कहते हैं ना, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1.25 लाख पे एक लड़ावा। तो हम तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई हमें भी ऐसे लोग चाहिए, ऐसे बहादुर लोग चाहिए। उन्होंने 5 प्यारे लिए थे, 5 लोग उन्होंने उठाए थे, हमें ज़्यादा चाहिए। हमें भी ऐसे लोग चाहिए जो नेतृत्व कर सकें, जिनके अंदर लड़ने का जज्बा हो। आपको वो ढूंढना है और आपको वो ढूंढ के मेरा और उनका संपर्क करा देना है, क्योंकि आपके पास मेरा नंबर है। क्या पता ऐसे लोगों के पास, वो लोग सोशल मीडिया भी ना देखते हो, क्या पता मेरा वीडियो ना देखते हो, उन तक आप मेरा संदेश पहुंचा दो। यही संदेश है मेरा 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, हमारे इतने बड़े पावन पर्व आज़ादी के उत्सव की पूर्व संध्या पर मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये संदेश है, मेरा ये प्रार्थना है कि आप सब मिलकर सबसे पहले तो ये बताओ कि सचमुच हमें महाराष्ट्र के चुनाव में उतरना चाहिए। अगर हाँ तो यस लिखो
इसके साथ साथ उन लोगों को ढूंढो, ऐसे लोगों को ढूंढो जो हमारे इस चीज़ में साथ दें। और लगातार हमें ये पता लगना चाहिए कि क्या सचमुच हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, जिस हम ट्रैक पे जा रहे हैं उस पर हम क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पीड ब्रेकर हो जाए, क्योंकि सब लोगों का मन होगा, सब लोगों का साथ होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लगातार हम ये बात करते रहे हैं और कहते रहे हैं। अब आपके हाथ में 15 अगस्त का ये संदेश मेरा उस हर व्यक्ति तक पहुंचा दो जो लड़ने की कुव्वत रखता है या लड़ना चाहता है या नेतृत्व देना चाहता है। और कल हम देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले की प्राचीर से क्या कह रहे हैं। क्या वो 51 लाख की चेतावनी को मान रहे हैं? अगर वो 51 लाख की चेतावनी को मान रहे हैं तो ठीक है। अगर वो 51 लाख की चेतावनी का उन पर कोई असर नहीं हो रही है तो अब याचना नहीं, रण होगा। 15 तारीख को हम बिगुल फूंक देंगे और 15 तारीख के बाद हम विधिवत तरीके से लोगों से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। और महाराष्ट्र चुनाव में आपका पहले तो ये आ जाना चाहिए यस। अगर आपका यस आ जाएगा तो महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्लानिंग करेंगे। और आप लोग के पास जो जो आइडिया हो प्रचार के लिए, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, उस पर मुझे भेज दो कि हमें क्या क्या करना चाहिए, पेंशन के साथ क्या मुद्दे जोड़ने चाहिए, कैसे क्या करें कि पेंशनर को उनका हक मिल जाए। और 1-2 महीने के अंदर ही, देखो लोग तो 10-10 साल से लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे तो 3-4 महीने ही हुए, लेकिन 3-4 महीने में भी हमने काफ़ी मोमेंटम उठा दिया है, काफ़ी कुछ लोग इसमें जुड़े हैं। लेकिन हमको वो ऐसा नहीं कि तारीख ले लें फिर एक और तारीख ले लें, हमको इसको और तेज करना है मोमेंटम को। मुझे लगता है कि इसको जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे ना, जैसे जैसे जन आंदोलन ये बनता चला जाएगा। और जन आंदोलन तब बनता है जब सिर्फ पेंशनर ना जुड़े, इसके अंदर पूरे देश की जनता जुड़ जाए, पूरे देश की जनता बुजुर्गों की आवाज उठाने लगे। ऐसा काम हमने दिल्ली में किया था, हम आम लोगों के बीच में जा रहे थे और उनसे आपके लिए समर्थन जुटा रहे थे। अब महाराष्ट्र चुनाव में इतना तो हमें पता है कि पेंशनर तो हमें जानते ही हैं, पेंशनर के साथ हम कंट्रीब्यूटर के पास जाएंगे जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके परिवार के पास जाएंगे और आम जनता के बीच जाकर लोगों से पूछेंगे पेंशनर के साथ 800-900 रुपया ऐसे ऐसे पेंशन मिल रही है, क्या सरकार उनके साथ न्याय कर रही है, क्या आप उन बुजुर्गों को सम्मान देंगे, क्या उन बुजुर्गों के नाम पे वोट करेंगे। इस तरह से हमें पूछना है। यानी अब आम जनता के अंदर उतर कर पेंशन की आवाज उठानी है। पेंशनर को पेंशन मिले और आम जनता का सपोर्ट मिले तो पेंशनर नेता भी बनेंगे, पेंशनर एमएलए भी बनेंगे, पेंशनर महाराष्ट्र फतेह भी करेंगे। और पेंशनर को मैं सबको हाथ जोड़कर सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसके साथ मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दोगे और सब लोगों को ये बता दोगे कि हाँ, महाराष्ट्र फतेह करना है। अगर कल प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से नहीं बोलते हैं, नहीं कहते हैं, नहीं पेंशनर को संदेश देते हैं, तो अब याचना नहीं और रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा और अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि हमने कह दिया है अब की बार पेंशनर की सरकार। जय हिंद, जय भारत।